हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी इसी तैयारी को थोड़ा सा और स्पीड अप करने के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल ही एक नया टॉपिक, जो कि है इकोलॉजी से। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये एक क्विक रिवीजन के साथ होगा जहां हम डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप उन्हें सबसे पहले देख पाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, थ्योरी को जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके टर्म्स को। ठीक है, तो पहला टर्म्स जो हमारा है वो है बायोजियोग्राफी। तो क्या है बायोजियोग्राफी? यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टर्म्स, बायो एंड जियोग्राफी। तो जब भी बायो का जिक्र हो, यहाँ समझ लेना है कि यहाँ पे हम किसके साथ डील करने वाले हैं? लाइफ फॉर्म्स के साथ। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे आज? कि लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ओके, सो इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें बायोजियोग्राफी के बारे में, तो बायोजियोग्राफी वह साइंस है जिसमें कि हम स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करते हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या प्रोसेसेस हैं जिनके वजह से हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आइलैंड। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आइलैंड कहा जाता है तो हमारे माइंड में जो पिक्चर क्लिक होता है वो क्या होता है? एक लैंड एरिया जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। ओके, तो जनरली हमारे माइंड में क्या आता है? एक लैंड मास जो कि चारों ओर वाटर से सराउंडेड हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये हमारा लैंड मास है और इसके चारों ओर क्या है? वाटर सराउंडेड है, तो इसको हम क्या कह लेते हैं? आइलैंड कह लेते हैं। सो गाइस, जब हम आज बायोजियोग्राफिकल पर्पस से आइलैंड को स्टडी करेंगे तो आइलैंड के लिए एक और डिफिनेशन दिया जाता है, दैट इज इंसुलर इन्वायरमेंट। ओके, इंसुलर इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो जाता है? वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कि आसपास का एरिया जो है वो बिल्कुल भी हैबिटेट के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, सो आइलैंड के लिए हम अगर बायोजियोग्राफिकल पर्पस से डिफाइन करना चाहें तो वैसे एरियाज जो कि हैबिटेट के लिए सुटेबल है इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, बट इट इज सराउंडेड बाय एन एक्सपेंस ऑफ अनसुटेबल हैबिटेट। यानी वैसे एरियाज जो कि हैबिटेट के लिए सुटेबल हैं बट इनके आसपास का जो रीजन है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है फॉर द हैबिटेट, फॉर द स्पेसिफिक इकोसिस्टम। ठीक है, वो सेम इकोसिस्टम के लिए वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। तो ऐसे एरियाज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइलैंड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम माउंटेन पीक को ले सकते हैं। जैसे माउंटेन पीक को आप देख लें, माउंटेन पीक पे अगर कोई एक इकोसिस्टम यहाँ पे है तो उसके आसपास का एरिया जो है वो क्या होता है? वहाँ पे वैलीज हैं जिसकी वजह से कि आसपास का एरिया बिल्कुल खाली है, इनके नियर बाय में आप कोई भी सेम इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी हैबिटेट नहीं पाओगे। तो ये एक इंसुलर एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप फॉरेस्ट के अंदर आप एग्रीकल्चरल फार्म एरिया जो मैनुअली डेवलप किया जा रहा है उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस फार्म एरिया में जिसको कि मैनुअली डेवलप किया गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बट सिमिलरली इसके आसपास का एरिया जो कि बिल्कुल बैरन है, जहाँ पे कि किसी भी तरह का ह्यूमन एफर्ट नहीं डाला गया है, तो ये क्या है? दे आर अनसुटेबल फॉर द हैबिटेट। तो इस तरह से ये एरिया भी एक आइलैंड कहलाएगा। ओके,
चलिए, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं आइलैंड बायोज्योग्राफी के बारे में। तो आइलैंड बायोज्योग्राफी इज द फील्ड ऑफ बायोज्योग्राफी। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिलाया गया है। ओके, तो यहाँ पे इस फील्ड में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पीसीज रिचनेस और उसके डाइवर्सिफिकेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, so island biogeography is a field within biogeography that examines the factors that affect the species richness and diversification of isolated natural communities. Okay, now अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में। इसे दिया था रॉबर्ट मैकआर्थर एंड ईओ विल्सन ने, इसलिए हम इसे मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी भी कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे चूंकि हमने अभी बात की इंसुलर एरिया की, ये जो थ्योरी दी गई है ये एक आइलैंड के लिए दी गई है, इंसुलर एरिया के लिए दी गई है, इसलिए हम इस थ्योरी को इंसुलर बायोजियोग्राफी थ्योरी भी कहते हैं। ओके, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ इंसुलर बायोजियोग्राफी या फिर थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, या थर्ड नाम इसका क्या है? मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी ऑफ आइलैंड। तो आपको यहाँ पे ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरी डेवलप की गई वो किस लिए डेवलप की गई। ओके, सो थ्योरी जो था ओरिजिनली डेवलप किया गया था ओशनिक आइलैंड्स में स्पीसीज एंड एरिया के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, ओशनिक आइलैंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो मेन आइलैंड, सपोज दैट दिस इज अ मेन आइलैंड, तो मेन आइलैंड से ये ओशनिक आइलैंड्स जो है वो कितनी दूरी पे हैं, क्या डिस्टेंस है और इनका साइज क्या है, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन, उनका रिचनेस कैसा होगा, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। ओके, सो द थ्योरी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ the species area relationship occurring in oceanic islands. Okay, so the theory of insular biogeography proposed that the number of species found in an undisturbed insular environment or island कह सकते हैं is determined by the immigration and extinction. तो किसी भी आइलैंड, ओशन के पास में कोई आइलैंड है अगर, तो वहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस और उनका डाइवर्सिफिकेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वहाँ के इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन पे, कि वहाँ पे किस रेट से इमिग्रेशन हो रहा है और किस रेट से एक्सटिंक्शन हो रहा है। ओके, किस रेट से वहाँ पे जो है स्पीसीज आ रहे हैं और किस रेट से वहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि वहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस क्या होगी और उनकी डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी। ओके, the number of species on island reflects the balance between the rate at which the new species colonize it and the rate at which population of the established species become extinct. तो किसी भी आइलैंड पे स्पीसीज का कितना नंबर है, ये क्या करता है? इस चीज को दिखाता है कि वहाँ पे कितने जो स्पीसीज हैं वो आ रहे हैं और कितने ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड स्पीसीज थे उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करने का काम ये करता है। ओके, नाउ द थ्योरी ऑफ बायोजियोग्राफी अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट वुड एग्जिस्ट ऑन द न्यूली क्रिएटेड आइलैंड्स। तो ये जो थ्योरी था ये क्या कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है कि न्यूली क्रिएटेड जो आइलैंड्स हैं उन पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, उनके नंबर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रिडिक्शन कर रहा है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड एंड द एरिया ऑफ द आइलैंड कंपेयर टू द अदर नियर बाई आइलैंड्स। ओके, so it also explain how distance and area combine to regulate the balance between the immigration and extinction of the island population. ओके, आइलैंड पॉपुलेशन पे किस तरह से एरिया और डिस्टेंस का असर पड़ रहा है, इस चीज को भी ये
एक्सप्लेन करने में मदद करता है। बिकॉज जो इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन हो रहा है वो ट्रूली अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस एंड द एरिया। ओके, इसका पूरा जो श्रेय जा रहा है रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन का, वो किन्हीं जाएगा, डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द आइलैंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी ये ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है प्रिडिक्ट करने का कि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगे ऑन द न्यूली क्रिएटेड आइलैंड और ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आइलैंड, दोनों ही आइलैंड पे। ओके, सो इमिग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, एंट्री या इनकमिंग या अपेयरेंस। ओके, आप इम से इनको याद रखिए, एंट्री। ओके, सो इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, अपेयरेंस ऑफ न्यू स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। एंड एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया, एग्जिट यानी डिसअपेयरेंस ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम अ कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे एक चीज और हम पढ़ेंगे, स्पीसीज टर्नओवर नंबर या इक्विलिब्रियम ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या होता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अपेयरेंस एंड डिसअपेयरेंस। कितना अपेयरेंस हो रहा है और कितना डिसअपेयरेंस हो रहा है, इनके बीच का जो हमारा रिलेशनशिप आता है उसे हम डिनोट करते हैं स्पीसीज टर्नओवर नंबर से। यानी स्पीसीज की डाइवर्सिफिकेशन एंड रिचनेस में कितनी चेंजेस आ रही है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा स्पीसीज टर्नओवर नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इन द स्टार्टिंग जब आइलैंड बिल्कुल न्यू है तो क्या होता है, रेट ऑफ इमिग्रेशन इज रियली वेरी हाई। एंड एट एक टाइम आएगा जब ये धीरे धीरे इमिग्रेशन रेट क्या होगा, वो घटने लगेगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफी अधिक हो चुका है। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखिएगा कि इन द स्टार्टिंग एक्सटिंक्शन रेट जो होता है वो काफी लो होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करते हैं, यानी रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन दोनों ही एक पॉइंट पे आकर के मीट कर रहे हैं। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो है दोनों इक्वेट करते हैं। ओके, इसी को हम टर्नओवर नंबर भी कहेंगे, स्पीसीज टर्नओवर नंबर। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं किसी आइलैंड के बायोजियोग्राफी पे। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि आइलैंड बायोजियोग्राफी जो है, वहाँ की स्पीसीज रिचनेस जो है वो किन किन से अफेक्ट हो रही है, वहाँ के इमिग्रेशन से एंड एक्सटिंक्शन से। एंड ये इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन जो फैक्टर है वो किस पे रिलाई कर रहे हैं, किस पे डिपेंड हो रहे हैं, तो इसके लिए दो फैक्टर्स हैं। ओके, पहला है एरिया ऑफ आइलैंड और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स या मेन आइलैंड से क्या डिस्टेंस है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन लैंड से कितनी दूरी पे है या फिर सोर्स से कितनी दूरी पे है, ये तो इसको हम लोग कहते हैं, पहला जो हमारा है एरिया ऑफ आइलैंड उसे हम कहते हैं टारगेट इफेक्ट, और दूसरा होता है रेस्क्यू इफेक्ट। ओके, तो इसके लिए हम केसेस स्टडी करते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाइएगा। इसके लिए मैं दो केसेस ले रही हूँ। पहला केस होगा जहाँ पे कि आइलैंड बिल्कुल अभी न्यू बना है, न्यूली डेवलप्ड हुआ है, और दूसरा कंडीशन हमारा होगा जहाँ पे कि आइलैंड ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, काफ़ी समय से वहाँ पे काफ़ी स्पीसीज रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई न्यूली डेवलप्ड आइलैंड है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ होगी, पहला तो हाई रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी, दूसरा वहाँ पे लेस कंपटीशन होगा, तीसरा क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम चांस फॉर द सर्वाइवल होगा, और चौथा क्या होगा, यहाँ पे इमिग्रेशन रेट हाई होगी एंड एक्सटेंशन रेट जो है वो लो होगा। ये एज अ जनरल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आइलैंड के एरिया व या उसके डिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एज अ जनरल जब कोई भी आइलैंड है तो वहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या था, जब आइलैंड पॉपुलेटेड हो गया है तो यहाँ पे क्या हो गए, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स होंगे। ठीक है, हाई कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज आ चुके हैं तो सारे लोग अब compete करेंगे फूड एंड शेल्टर के लिए। थर्ड है, यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस कम जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। एंड चूंकि यहाँ कंपटीशन अधिक हो गया है
तो क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन यानी रेट ऑफ एंट्री भी लो हो जाएगी और रेट ऑफ एक्सटेंशन हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी क्राउडेड प्लेस में क्या होता है, हम वहाँ पे जाने से ज़्यादा वहाँ से निकलना प्रेफर करते हैं ना, तो ठीक बात वही यहाँ पे भी लागू हो रही है। ठीक है, तो अब इन्हीं दो कंडीशंस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, इनके दो फैक्टर्स को, यानी साइज को और डिस्टेंस को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ आइलैंड के बारे में, पहला फैक्टर जो है हमारा। ठीक है, सपोज दो आइलैंड्स हैं जो कि अभी न्यूली डेवलप्ड हुए हैं। ओके, यहाँ पे अभी फूड भी बहुत है, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है, यहाँ पे आपको सर्वाइवल के चांसेस बहुत अधिक हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक जो है नंबर वन ये स्मॉल है साइज में, ओके, और नंबर टू जो है वो बिग इन साइज है। ओके, जबकि दोनों ही जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड सारा कुछ सेम है बिकॉज अभी ये न्यूली डेवलप किया है। बट स्टिल अगर हम देखें तो जो एनिमल की प्रेफरेंसेस होंगी वो ऑप्ट किसे करना चाहेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप नंबर टू के लिए जो स्पीसीज होंगे वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम जो बिगर आइलैंड है हम उसको चूज करें। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पे जो निशेज हैं वो अधिक अवेलेबल होंगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर वन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टारगेट इफेक्ट देखा जा रहा है, यानी यहाँ पे हमारा टारगेट अगर बड़ा है तो क्या हो रहा है, उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर वन। ओके, सो आइलैंड साइज कैन अफेक्ट द इमिग्रेशन रेट। Species may actively target larger island for their greater number of resources and available niches. Okay, larger island may accumulate more species by chance just because they are larger. So this is the target effect. अगर ये बड़े हैं तो यहाँ पे चांसेस अधिक होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट इफेक्ट बोलेंगे। सेम अगर सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं कि आइलैंड जो है ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, फिर भी थोड़ा बहुत तो इमिग्रेशन होगा। सो ऐसे केस में क्या होगा, जो छोटा है हमारा आइलैंड, जो स्मॉलर आइलैंड है, वहाँ क्या होगा, रेट ऑफ इमिग्रेशन लो होगा इन कंपैरिजन टू द बिगर वन, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है और पॉपुलेटेड भी हो चुका है। देन यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम हो गई है एंड साथ ही साथ यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया है। इसलिए इस केस में भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, जो बिगर वन होगा उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, सो इन द बोथ केस, चाहे आइलैंड न्यूली डेवलप्ड हो या फिर पॉपुलेटेड हो, यहाँ दोनों ही केसेस में जो है हमारा टारगेट इफेक्ट काम करेगा और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बिगर वन को ऑप्ट करेंगे। ओके, उसको ज़्यादा चांस रहेगा उसको टारगेट करने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स। ओके, सो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन या एक्सटिंक्शन कह सकते हैं आर अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस ऑफ एन आइलैंड सॉरी फ्रॉम द सोर्स ऑफ द कॉलोनिस्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही आइलैंड सपोज करते हैं सेम साइज के होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम साइज ले लिया बट डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। तो नंबर वन जो है वो थोड़ा अधिक दूरी पे इन कंपैरिजन टू द नंबर टू। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझिए, आपको कुछ सामान लेना है, अपना ग्रोसरी आइटम लेना है, एक आपके घर के पास में मिल रहा है, एक आपके घर से 2 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, घर के पास वाले में। ठीक वही बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, रेट ऑफ इमिग्रेशन जो है वो क्लोज वाले आई जो है क्लोजर जो है उस पर अधिक काम करेगा इन कंपैरिजन टू द फार्दर वन। ठीक है, फार वन पे कम को लगेगा इन कंपैरिजन टू द क्लोजर वन। तो यहाँ पे जो नज़दीक में जो आइलैंड होगा, स्पीसीज जो है उनको ज़्यादा टारगेट करेंगे इन कंपैरिजन टू द फार वन, इसलिए से हम क्या कहते हैं, डिस्टेंट इफेक्ट।
तो यूजुअली दिस सोर्स इज द मेनलैंड बट इट कैन ऑल्सो बी अदर आइलैंड. Islands that are more isolated are less likely to receive immigrants than the islands that are less isolated. Okay. तो जो बिल्कुल पानी में बहुत दूर अकेला अलग थलग पड़ा हुआ आइलैंड है, वहां तक पहुंचना ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू दोज आइलैंड जो कि आपके मेन लैंड या अदर आइलैंड्स के नजदीक में है. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो भी बहुत असर डालता है. ओके. Population on island that are less isolated are likely to go extinct. So अगर population जो कि less isolated है, अगर वो मान लो किसी भी कारण से वो extinct होने लगता है, तो उसके आसपास क्या है, और भी islands हैं जहाँ पे कि ये सेम स्पीसीज मौजूद है. ठीक है. और क्या हो सकता है कि वहां से ये स्पीसीज आइलैंड पे आए और जो एक्सटिंक्ट हो रहा है पॉपुलेशन उसको रेस्क्यू करें, मतलब अगेन उसके जो रिप्रोडक्टिव पूल है उसको फिर से वो हेल्दी कर दें और वहां पे फिर से जो है उनका जो कम्युनिटी है वापस से रिवाइव कर जाए. ठीक है. सो बिकॉज इंडिविजुअल फ्रॉम द सोर्स पॉपुलेशन एंड द अदर आइलैंड कैन इमिग्रेट एंड रेस्क्यू द पॉपुलेशन फ्रॉम द एक्सटिंक्शन. सो दिस इज नोन एज द रेस्क्यू इफेक्ट. तो हम लोग डिस्टेंस इफेक्ट को रेस्क्यू इफेक्ट भी कहते हैं. ओके. इन टर्म्स को आप याद रखिएगा तो आपको इजी होगा. ओके. तो यहाँ हमने दो चीज देखा. पहले देखा टारगेट इफेक्ट, कि अगर कोई एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि मेन लैंड से नजदीक में है, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं दो आइलैंड्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है. ठीक है. तो बड़ा आइलैंड जो है उस पर अधिक टारगेट किया जाएगा, उस पर इमिग्रेशन रेट जो है वो हाई होगा. ठीक है. इमिग्रेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा. एंड एक्सटिंक्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, वो लो होगा. वहीं जो छोटा आइलैंड है उसमें क्या होगा, इमिग्रेशन रेट जो होगा वो लो होगा एंड एक्सटिंक्शन रेट इन कंपैरिजन टू द बिगर वन, ठीक है, वो हाई होगा. तो यहाँ पे जो भी इमिग्रेशन या एक्सटिंक्शन रेट की बात हम कर रहे हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं. ठीक है. सेम सेकेंड जो हमारा फैक्टर था वो है रेस्क्यू इफेक्ट. तो यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टेंस पे बात करेंगे कि दो आइलैंड्स हैं, एक मेनलैंड के नज़दीक में है एक मेनलैंड से दूर में है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो नज़दीक है वहाँ पे इमिग्रेशन रेट क्या होगा, वो हाई होगा एंड एक्सटिंक्शन रेट जो होगा वो लो होगा. सिमिलरली जो फार्दर में है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इमिग्रेशन रेट लो हो जाएगा और एक्सटिंक्शन रेट कंपैरेटिवली हाई होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा नज़दीक वाला आइलैंड है यहाँ पे अगर एक्सटिंक्शन हो भी रहा है तो मेन लैंड से जो है एनिमल्स उसके आकर के क्या कर सकते हैं, स्पीसीज आकर के उसके ग्रुप के स्पीसीज आकर के वापस से उसको रेस्क्यू कर सकते हैं. ठीक है. जीन पूल को वापस से रिवाइव कर सकते हैं. बट जो आइसोलेटेड है बहुत दूर में है वहां पे ये रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट भी हाई होगा. ओके. सो आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी. यहाँ पे देखिए ग्राफ है जो और आपको क्लियर कर देगा. यहाँ पे ग्राफ से समझिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं इस टॉपिक में वो ग्राफ से आते हैं. ग्राफ पे काफ़ी सारा क्वेश्चंस होता है, तो ग्राफ को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा. अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इमिग्रेशन रेट है. ठीक है. नंबर ऑफ स्पीसीज एंड एक्सटिंक्शन रेट. अभी यहाँ पे हम लेते हैं एक आइलैंड जो कि नियर है मेनलैंड के. ओके. मेनलैंड के नियर में है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या है, वो काफी हाई है. एंड वहीं दूसरा आइलैंड जो कि फार अवे है वहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन रेट जो है वो लो है कंपेरेटिवली, है कि नहीं. दूसरा देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि काफी लार्ज है. ठीक है. और वहीं दूसरा आइलैंड है जो कि स्मॉल है. एंड देखिए एक्सटिंक्शन रेट की अगर हम बात करें तो देखिए जो स्मॉल आइलैंड है वहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट काफ़ी हाई है, वहीं जो लार्जर आइलैंड है वहाँ का एक्सटिंक्शन रेट जो है वो काफ़ी लो है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए अगर आइलैंड कोई है जो कि स्मॉल भी है और दूर भी है,
तो क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लो है, यानी थोड़े ही स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के बाद वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और वहां पे जो है इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट जो है अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने लगेगा। ठीक है, सो स्मॉल आइलैंड फॉर फार फ्रॉम द मेन लैंड हैव द फ्यूएस्ट स्पीसीज, यहाँ पे क्या होंगे, आपको कम स्पीसीज देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरा हम देखते हैं कि एक आइलैंड है जो कि फार है बट ये लार्ज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि लार्ज है बट दूर है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज इक्विलिब्रियम है वो स्मॉल एंड फार के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, यानी यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन जो होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, ठीक है। थर्ड है हमारा एक आइलैंड जो कि स्मॉल है एंड नियर टू मेनलैंड है, छोटा है बट मेनलैंड के नजदीक है। तो क्या हम देखेंगे वहां पे, यहाँ पे भी ये नजदीक है इसलिए इमिग्रेशन रेट तो अधिक होगा, बट चूंकि ये स्मॉल है इसलिए यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट जो है वो हाई हो जाएगा। सो यहाँ पे भी स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन जो हम देखेंगे वो कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फार के कंपैरिजन में तो अधिक होगा, एंड लगभग जो हमारा स्मॉल एंड लार्ज, सॉरी फार एंड लार्ज है उसके इक्वल में ही होगा। ठीक है, वहीं एक आइलैंड आप देखोगे, आइलैंड ये डी है, जहाँ पे कि इसका साइज भी बड़ा है और ये मेनलैंड से नजदीक में भी है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आप जो देख रहे हो वो काफी एंड में आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम काफी बाद में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है इमिग्रेशन भी काफी अधिक होगा एंड एक्सटिंक्शन रेट भी लो होगा। सो यहाँ पे इमिग्रेशन कम होने की, अधिक होगा और एक्सटिंक्शन लो होगा, जिस वजह से कि हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पीसीज रिचनेस देखने को अधिक मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोज्योग्राफी। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ PYQs फ्रॉम CSR नेट। ओके, तो ये क्वेश्चन है जून 2011 से। क्वेश्चन है, following figure shows MacArthur and Wilson's equilibrium model of biota on a single island. In this figure, term A, B, C and D in order are। तो हमें यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है और इसमें हमें A, B, C and D का हमें जो है बताना है कि क्या होगा। ओके, इसकी हमें लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग है नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे कम है अभी, ये हाई रेट जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, जब कोई आइलैंड नया है एंड स्पीसीज रेट हाई जा रही है, दैट मीन्स ये क्या होगा, इमिग्रेशन रेट हाई है। ठीक है, बिल्कुल न्यू है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम है, देन ये जो शो करेगा, ये कर्व क्या दिख रहा है हमें, ये कर्व जो है वो क्या शो कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है इमिग्रेशन रेट। ओके, सो हमारा इमिग्रेशन रेट जो होगा क्या होगा, वो हाई होगा। ओके, यानी ए क्या है, इमिग्रेशन रेट। ओके, नाउ अब देखते हैं सेकंड, यहाँ पे क्या है, इन द स्टार्टिंग ये कर्व लो शो कर रहा है और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रही है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये इसका रेट हाई हो रहा है, यानी एक्सटिंक्शन रेट ये शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक ग्राफ है, इसको याद रखिएगा, ये एक्सटिंक्शन रेट शो कर रहा है। नंबर सी जो है ये क्या शो कर रहा है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी स्पीसीज इक्विलिब्रियम यहाँ पे शो किया जा रहा है। ओके, एंड डी इट इज द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है जो हमें सही कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ओके, पहला होगा हमारा ए, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन हमें दो जगह मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में एंड ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, यहाँ पे है और यहाँ पे सेकंड है बी, एक्सटिंक्शन, तो ये भी दोनों जगह हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है, चलिए। एंड थर्ड जो है हमारा सी स्पीसीज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यहाँ 2 में मिल रहा है। यहाँ पे साइज ऑफ द स्पीसीज पूल नहीं, ये नहीं होगा, दिस इज द D1। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर करें, देन एक्सप्लेनेशन को देखें। जो इससे आपको समझ में आएगा कि आप टॉपिक को कितना अभी तक समझ पाए हैं। और अगर कहीं पे भी आपको मुश्किल आ रही है समझने में, कोई बात ऐसी है जो कि मैं आपको क्लियर नहीं कर पाई हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये अगेन जून 2011 का है। अकॉर्डिंग टू द मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू होगा? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। लार्ज आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज देन द स्मॉलर एंड द आइसोलेटेड वन। जी हाँ, हम अभी इस बारे में हमने अभी देखा था कि जो आइलैंड जो होते हैं क्लोजर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ग्राफ देखी थी प्रीवियस में, क्योंकि आइलैंड जो क्लोजर होते हैं और लार्जर होते हैं, ठीक है। ये आइलैंड सपोज यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्लोजर में जो है और लार्जर वन भी है, वहाँ पे क्या होगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर आइसोलेटेड के कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अधिक होगी। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 भी हम देख लेते हैं। स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड फार फ्रॉम द कॉन्टिनेंट are expected to have more species than the larger and the isolated islands। तो smaller islands हैं and far from the continent है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन जो होती है स्मॉलर एंड फार्दर। ये जो ग्राफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, देखिए ये ग्राफ, इस ग्राफ को आप याद अगर रखेंगे तो वो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इजी वे में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये फार है एंड स्मॉलर वन है। यहाँ क्या हो रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन काफी कम मिल रही है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो होंगे वो काफी कम होंगे। ओके, सिमिलरली देखिए जो स्मॉलर है एंड नियरर है यहाँ पे, एंड जो लार्जर है एंड फार्दर है, इन दोनों में जो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन है ये लगभग इक्वल हमें देखने को मिल रही है। ओके, एंड जो लार्जर है एंड नियरर है यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन एंड रिचनेस बहुत अधिक देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चार चीजें याद आप रखिएगा, चार कॉम्बिनेशन अगर याद रहेगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये रॉन्ग है। थर्ड में कहा जा रहा था स्मॉलर आइलैंड एंड द आइलैंड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज देन द फार अवे एंड स्मॉलर। नो, दोनों ही इक्वल लगभग दिखेंगे। मोर स्पीसीज आर एक्सपेक्टेड ऑन ऑल आइलैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। नो, अगेन गलत, क्योंकि हमारा जो ये थ्योरी है वो बेसिकली बेस्ड ही इस बात पे कि साइज और डिस्टेंस जो है वो दो फैक्टर्स हैं जो कि स्पीसीज के डाइवर्सिफिकेशन एंड रिचनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2016 से। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिडिक्शन arise out of Wilson MacArthur's theory of island biogeography। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि विल्सन एंड मैकआर्थर थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के थ्रू हम नहीं दे सकते हैं? ओके, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड शुड इंक्रीजेस विथ इट्स साइज एंड एरिया। तो यस, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही साइज और एरिया इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ स्पीसीज जो है आइलैंड पे वो भी इंक्रीज करेगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा द नंबर ऑफ स्पीसीज वुड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस
ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स पूल, तो ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा द टर्न ओवर ऑफ स्पीसीज शुड बी कॉमन एंड फ्रिक्वेंट। नहीं, यहाँ पे हम कहीं भी टर्न ओवर नंबर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्न ओवर नंबर का प्रिडिक्शन नहीं हो रहा, हम डिस्टेंस एंड साइज के बेसिस पे वहाँ डाइवर्सिफिकेशन एंड रिचनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एंड रिचनेस होगी या नहीं होगी, बट टर्नओवर रेट क्या होगा, कैसा होगा, ये हम नहीं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग। ठीक है, एंड फोर्थ जो है हमारा स्पीसीज रिचनेस ऑन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स एवरेज डिस्टेंस टू द नेबरिंग आइलैंड। तो यस, ये भी हम जो है हमारे थ्योरी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी के थ्रू प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओनली द ऑप्शन नंबर 3 हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स in an agricultural landscape can be viewed as island of the habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson's island biogeography model can be used to predict pattern of species richness in the forest fragments which are represented in the graph below. In the graph, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जो दे रखा है इसमें प्रेजेंट हो रहा है वो हमें दिख रहा है। So which one of the following combination of the graph correctly represent the prediction from the model? Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि फॉरेस्ट को फ्रेगमेंट किया गया है एंड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप उससे बनाया गया। तो ये एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को हम लोग किस तरह से कंसिडर करेंगे, लाइक अ आइलैंड। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकआर्थर एंड विल्सन आइलैंड बायोजियोग्राफिकल मॉडल के बेसिस पे हम यहाँ पे जो दो ग्राफ है उनको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो मॉडल को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहला ग्राफ देखिए क्या कह रहा है, फ्रैगमेंटेड एरिया एंड इधर है स्पीसीज रिचनेस इन द फ्रैगमेंट। ओके, सो फ्रैगमेंटेड एरिया जो है अगर छोटा है, ठीक है, अगर छोटा है फ्रैगमेंटेड एरिया यानी हमारा आइलैंड अगर छोटा है तो क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस भी यहाँ पे कम होगी। जैसे जैसे आप देख रहे हैं फ्रैगमेंटेड एरिया यानी हमारे आइलैंड का साइज बढ़ रहा है, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है। ओके, इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा है टारगेट इफेक्ट वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट इफेक्ट हमारा काम कर रहा है यानी साइज के बेसिस पे यहाँ पे जो है वो स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है या घट रही है। ओके, सो यानी ये हमारा मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेड एरिया जो है जब छोटा है तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, स्पीसीज रिचनेस जो है फ्रैगमेंट में अधिक है। तो हमने जब थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी को स्टडी किया तो वहाँ पे हमने क्या बात सीखी कि अगर साइज बड़ा होगा तो स्पीसीज रिचनेस अधिक होगी, और साइज जैसे जैसे छोटा होगा आइलैंड का स्पीसीज रिचनेस भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिखा रहा है कि साइज छोटा है बट रिचनेस अधिक है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो इस तरह की बातें नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रैगमेंट। ओके, तो डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रैगमेंट, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है नियरेस्ट फ्रैगमेंट से, आप कह लें कि मेनलैंड से या अदर आइलैंड से अगर किसी आइलैंड का डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस अधिक होती है। ठीक है, बट यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या हो रही है, अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीसीज रिचनेस कम दिख रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर कम है तो स्पीसीज रिचनेस भी कम दिख रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है। बट हमने वहाँ पे मॉडल में हमारा जो थ्योरी था वहाँ हमने क्या बात की थी कि अगर डिस्टेंस कम होगा
तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, डिस्टेंस अगर कम होगा स्पीसीज रिचनेस अधिक होगी। ठीक है, ये इन्वर्सली एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट कर रहा है। ओके, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ भी गलत हो गया। अब ग्राफ डी को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीसीज रिचनेस जो है, अगर डिस्टेंस जो है हमारा वो कम है तो स्पीसीज रिचनेस भी अधिक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फ्रैगमेंटेड सेगमेंट का, स्पीसीज रिचनेस भी कम होती जा रही है। दैट मीन्स ये सही प्रिडिक्शन दे रहा है। इफ डी इंक्रीजेस it the species richness decreases. Okay, so option number D is the correct. तो हमारा करेक्ट जो कॉम्बिनेशन हो गया वो हो गया ए एंड डी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द जून 2018। The above graph illustrates two lines that represent the immigration and extinction rate from an island based on its distance from the mainland. यहाँ पे solid line जो है वो distance represent कर रहा है and its size, यहाँ पे dotted line जो है वो size को represent कर रहा है। ठीक है, which of the following is true for this island? okay, इस island के लिए क्या सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्या है, डिस्टेंस कम है तो इमिग्रेशन रेट हाई है। दैट मीन्स कि ये जो आइलैंड होगा वो क्या होगा, मेन लैंड से क्लोजर होगा। ठीक है, ओके। एंड दूसरा एक चीज देखिए, ये साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट जो है वो कम है। ओके, यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट जो है वो मैक्स नहीं है, वो कम है। इट मीन्स यहाँ पे जो इमिग्रेशन रेट है वो लगभग मैक्स के पास है, बट यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट जो है आपको दिख रहा है इट इज हाफ, लगभग हाफ हम कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मैक्स नहीं है, यानी एक्सटिंक्शन रेट जो है वो कम है। इट मीन्स इसका साइज जो होगा आइलैंड का वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। आइलैंड शुड बी बिगर वन, तभी तो, अगर वो बिगर वन होगा तभी तो जो एक्सटिंक्शन रेट होगा एट द एंड ऑफ द डे वो कम होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो क्लोजर भी है, इसलिए यहाँ पे इमिग्रेशन रेट भी हाई रहेगा इन द बिगनिंग ऑफ द इन्वेशन। ओके, तो देखते हैं क्या सही प्रिडिक्शन होगा। हमारा प्रिडिक्शन होगा कि आइलैंड शुड बी बिग एंड क्लोजर टू द मेनलैंड। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इट इज क्लोज टू द मेनलैंड एंड वेरी स्मॉल। नो, it is far from the mainland and very large. No, it is close to the mainland and very large. Yes, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपने कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट समझना और थोड़े से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और ये टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है दिसंबर 2019 का। यहाँ पे देख रहे हैं टू आइलैंड्स हैं ए एंड बी, लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर एंड 100 मीटर। तो यहाँ पे मैं एक मेन लैंड ड्रॉ कर लेती हूँ, ये हमारा मेन लैंड है। ओके, दो आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड जो है वो 180 किलोमीटर पे है और एक जो है वो 100 किलोमीटर पे है। ओके, ये ए है और ये बी है। नाउ from the mainland, island A is 160 square meter, okay, while island B is 220 square meter in area। यानी island A जो है दूर भी है और छोटा भी है, एंड island B जो है वो पास में भी है एंड ये बड़ा भी है। ठीक है, 160 स्क्वायर किलोमीटर पे है और वहीं ये कितना है 220, और ये क्या है 220। ओके, 220 स्क्वायर पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, एक आइलैंड है जो कि पास में भी है, क्लोजर भी है और बिगर वन भी है। वहीं दूसरा जो आइलैंड है वो स्मॉल भी है एंड फार्दर वन भी है। अब हमें पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
Island A is likely to have higher extinction rate and lower colonization rate than the island B. So island A में क्या होगा, ये दूर है तो यहाँ पे रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जिसका अधिक होगा वहाँ पे कॉलोनाइजेशन या इमिग्रेशन रेट क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी वो कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है, हायर है, तो इमिग्रेशन रेट क्या होगा, लोअर हो जाएगा ना। और जहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस लोअर है, तो इमिग्रेशन रेट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ए है वहाँ इमिग्रेशन रेट लो होगा इन कंपैरिजन टू द बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो बहुत इजी था ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगेन दिसंबर 2018 से है। The equilibrium model of island biogeography proposed by the MacArthur and Wilson assumes that the number of species on island represents a balance between. So equilibrium model जो हमारा था, ग्राफ याद होगा आपको, इस तरह से कोई ग्राफ हमने देखा था। लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा था ये क्या दिखा रहा था, ये किसको इक्विलिब्रिएट कर रहा था, इमिग्रेशन को एंड एक्सटिंक्शन को। ठीक है, ये जो दो कर्व्स आ रहे थे वो किसके आ रहे थे, इमिग्रेशन के एंड एक्सटिंक्शन के। सो इमिग्रेशन या कॉलोनाइजेशन रेट कह सकते हैं। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो किसको शो कर रहा था, वो शो कर रहा था बैलेंस बिटवीन द कॉलोनाइजेशन रेट एंड द एक्सटिंक्शन रेट। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। आई होप कि आपके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर कोई भी क्वेरी है, सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम। मेरा चैनल है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स, आप यहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर पाऊँ। ओके, so thank you once again for watching this video, and please, I request once more, please subscribe my channel Asbala Tutorials. Thank you and bye bye.